अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया में जारी थी और कल हमने जो प्राइमरली बात की थी दैट वाज ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को लेके दो इलस्ट्रेशंस हमने दो एक्टिविटीज़ क्लास में परफॉर्म की थी, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, और क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको होम असाइनमेंट में दी गई थी और आपसे कहा गया था इसको आप अटेम्प्ट करेंगे और जो चैलेंजेस इसमें आएंगे, जारी बात है इलस्ट्रेशन 1 2 के मुकाबले में 3 जो क्वेश्चंस थे वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट थे, उनमें कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड थी। तो जो चैलेंजेस हमें आने थे घर में उनको हमने आज डिस्कस करना है और यहाँ से आगे चलना है। तो जनाब बताइए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में कहाँ पे क्या क्या चैलेंज रहा? किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कैलकुलेट करनी नहीं आई या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई? ये क्या हुआ भाई, क्यों हुआ, पूछिए जी बेटा। पहले लिस्ट क्वेश्चन 1 की बात कर लें जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई थी यहाँ पे, बेटा नॉर्मल प्रोडक्शन का लेवल, एक्चुअल प्रोडक्शन का लेवल, ये तो हमारे लिए रेलेवेंट थी नहीं ना इन्फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती हैं जो इस्तेमाल नहीं होती, उनको हम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेटा इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे, सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपका जब फॉर्मेट आपके जहन में है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनता है, तो उस फॉर्मेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है वो भी पता होगा आपको। तो आपको कल हमारी डिस्कशन हुई थी, उसके मुताबिक हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। आगे चल के इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हमने पढ़ना है, मे बी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी इसका कुछ इस्तेमाल पढ़ा हुआ है। हमारा पूरा चैप्टर जब हमने ओवरहेड का शुरू करना है ना, वो इन्हीं चीज़ों से डील करने के बारे में, वो ओवरहेड के चैप्टर में से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जब स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, तो याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये अकाउंट है, ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। बेसिकली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। आपने भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इसको पढ़ा था। हम इसको सिर्फ रिकैप कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मॉडिफाई होके हमारे भी किसी काम आना है। इस स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग है ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी किसी काम आने वाली है, लेकिन टिपिकली ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा रहता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था ना, सिमिलरली मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की बनाता हूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो नोट होता है ना, वो यही होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, नीचे फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, रिजल्टेंटली फिगर आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर पीएनएल में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट जो लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं थी इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आ जाइए इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इन्वेंट्री जो ख़राब हो जाती है, जो ज़ाया हो जाती है, जो ऑब्सोलीट हो जाती है, उसको हम पीएनएल को चार्ज कर देते हैं। मतलब उसको हमने स्टॉक्स में अलहदा से नहीं रखना, हम एंट्री डाल देते हैं डेबिट पीएनएल, क्रेडिट इन्वेंट्री। अब उसने हमें यहाँ पे क्या बताया कि भाई हमारी जो 2 लाख की गुड्स हैं इस साल और पिछले साल 3 लाख की, दे आर कंसिडर्ड एज ऑब्सोलीट, हमारी इन्वेंट्री में शामिल हैं लेकिन वो ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब अब यूजेबल नहीं है। दस शुड बी फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब उनको राइट ऑफ कर दो, प्रोविजन डाल दो उनकी, या स्टॉक में से उनको निकाल दो, एक ही बात है। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इनकी प्रोविजन फॉर लॉस रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हमारे लिए आसानी के लिए इन्वेंट्री से इनको फारग करो, इनको इन्वेंट्री में रखने की जरूरत नहीं, यूजेबल नहीं है। तो जब ये यूजेबल नहीं है तो इनको इन्वेंट्री में नहीं होना चाहिए। तो इसके मुताबिक हमारी इन्वेंट्री की फिगर्स रिवाइज हो जाती हैं। ओपनिंग स्टॉक 2962 में से इसको लेस कर देंगे
और क्लोजिंग स्टॉक 4162 में से इसको लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज ऑफ फिनिश गुड्स में वर्क इन प्रोसेस पे इसको लेके, अच्छा नहीं सॉरी मैं नीचे ला रहा था, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम इनको ला रहे थे, ये वैल्यूज़ लेस हो जाएंगी, ये ओपनिंग स्टॉक में से लेस होगी, ये क्लोजिंग स्टॉक में लेस होगी, तो ये हमारी एडजस्टेड वैल्यूज़ आएंगी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट में ऑब्सोलीट डैमेज इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसने एक और भी एडजस्टमेंट का जिक्र किया है। उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक में एक तो ये ख़राब है ही है, इसके अलावा भी गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? गुड्स कॉस्टिंग 75,000 विच वर डैमेज ड्यू टू फ्लड एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स कॉस्ट। इसमें कुछ डैमेज गुड्स भी शामिल हैं जो 60% ऑफ कॉस्ट पे बिक सकती हैं। इसमें 75,000 की इन्वेंट्री शामिल है कॉस्ट पे, ये कॉस्ट पे है। इसने कहा जी इसमें 75,000 की इन्वेंट्री शामिल है जो कॉस्ट उनकी 75,000 है, जो कि बिक सकती हैं सिर्फ 60% ऑफ कॉस्ट पे। हमने ये क्या है, 60% ऑफ कॉस्ट पे बिक सकती हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस वैल्यू? NRV, याद है, पढ़ा हुआ ना? NRV इन्वेंट्री जो हमारे पास है वो बिक कितने की सकती है? NRV कॉस्ट उसकी 75,000 है, NRV कितनी हुई? NRV बनी इसकी जनाब 75,000 का 60%, 45,000। इसका मतलब अगर हम इन्वेंट्री किताबों में 75,000 पे है, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि अगर इन्वेंट्री की NRV कम है तो इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दो। कितना राइट ऑफ करो? 30,000। यही सीखा हुआ ना, जिसको हम कहते हैं इस केस में NRV लॉस रिकॉर्ड कर लो। हमें NRV लॉस रिकॉर्ड करना है कितने का? 75,000 कॉस्ट पे हमारे पास इन्वेंट्री किताबों में आ रही है, 45,000 पे इन्वेंट्री किताबों में रखनी है, 30,000 रुपये का NRV लॉस रिकॉर्ड कर लो। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक में एक तो ये 2 लाख की इन्वेंट्री फारग, इसको निकाल दो, और क्लोजिंग स्टॉक में 1 या 30,000 का NRV लॉस भी निकाल दो। ये 2 एडजस्टमेंट कर दो। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट में इनके असरात नहीं आने चाहिए। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिनिश गुड्स में से 2962 में से 300 निकाला, और 4162 में से 200 भी निकाला, और 75,000 का 40% ये NRV लॉस है, ये भी निकाला। ये हमारी रिवाइज वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ से, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। असूल इन एडजस्टमेंट्स का वही है कि अगर NRV लॉस आ रहा है, डैमेज लॉस आ रहा है, थेफ्ट का लॉस आ रहा है, उसके असरात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं रखने, उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बाहर ले जाओ, P&L में चार्ज कर दो उनको। इसीलिए हमने इन्वेंट्री की वैल्यूज उन लॉसेस के लिए एडजस्ट कर दी। हमने इन्वेंट्री की वैल्यू उन लॉसेस से एडजस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाली हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उन लॉसेस के असरात ना आए, वो लॉसेस अलग से P&L में चार्ज हो जाए। जी, इसके अलावा इस क्वेश्चन नंबर 1 में भाई कोई मसला, कोई बात, कोई कैलकुलेशन, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई हो? हमने 2 बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक कि भाई ये लाइन जो है ये इसका कोई रोल नहीं है, ये हमारे लिए यहाँ पे इरेलेवेंट है। और दूसरी बात, ये जो NRV ऑब्सोलीट इन्वेंट्री और NRV लॉस का जो जिक्र है, इसको हमने कैसे ट्रीट किया, क्यों ट्रीट किया? जी भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और चैलेंज? मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये सारी चीज़ें हमारी ABC हैं, इन पे हमारी ग्रिप रहेगी तो अगले तमाम चैप्टर में सफ़र हमारा बड़ा स्मूथ रहेगा। कल हमने मार्जिन मार्कअप पे भी डिस्कशन की थी हमारी, वो परसेंटेज से डील करना, उस पर भी ग्रिप रहनी चाहिए। आपको मैंने एक्टिविटीज़ क्लास में करवा दी, सॉफ्ट में भेज दी, उसको संभाल कर रखिएगा। वो एक्टिविटी आपको मेरे हिसाब से हर शुरू में जब तक ग्रिप नहीं आ जाती, मेंटली शार्प नहीं हो जाते, हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक दफ़ा करते रहना है। उन्हीं को रिवाइज कर लो, बेशक समझ के, सोच के, फार्मूला जहन में ला ला के वो सारी कैलकुलेशन, मार्कअप, मार्जिन, A और B 4 सेट ऑफ एक्टिविटीज बन गए थे, वो उनको बार बार आपने करते रहना बेटा। ये जितनी इन पे शार्प ग्रिप होगी, क्विक ग्रिप होगी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सफर आपका उतना आसान रहेगा इंशाल्लाह। आगे भी कुछ चीजें हमने सीखनी है, लेकिन आप समझो जो कल आपको एक पेपर दिया गया, दैट वाज द बिगनिंग। हमने इस तरह की, मैं परसेंटेज से डील करने वाली, टोटल
3 या 4 एक्टिविटीज़ हम करेंगे, एक होगी है, आगे 2 या 3 एक्टिविटीज़ और आएंगी, लेकिन जो दे दी गई जितने पेजेस मिलेंगे आपको, इनको संभाल कर रखना है आपने, इनको बार बार देखना है। ये आप समझो आपकी 8 से 10 मार्क्स की गारंटी है कि इन 3-4 एक्टिविटीज पे आपकी ग्रिप होगी, 8 से 10 मार्क पक्के सिक्योर है आपके पेपर में, और ओवरऑल कॉन्फिडेंस आपका इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा रहेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जी भाई, और किसी वर्किंग पे किसी बच्चे को हेल्प चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी देख लीजिए, रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल भी रॉ मटेरियल ही होता है। हमने जैसे बात की थी पैकिंग 2 तरह की होती है ना, एक सवाल किसी बच्चे ने पूछा था, एक मैंने कहा था एक पैकिंग होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम समझेंगे ये पैकिंग प्राइमरी पैकिंग है जिसमें प्रोडक्ट पैक की जाती है, तो वो भी रॉ मटेरियल का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रॉ मटेरियल की परचेज और पैकिंग मटेरियल की परचेज इकट्ठी होगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन दोनों की इकट्ठी होगी, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों का उसने इकट्ठा कर दिया, और ये टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इस मटेरियल कंज्यूम में रॉ एंड पैकिंग दोनों हैं। आगे की कहानी में कोई बात समझ नहीं आई, किसी कैलकुलेशन में बेटा हेल्प चाहिए पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे ही बात कर लें कि उसमें हमें कोई चीज़, अकाउंट्स तो लेजर अकाउंट्स में तो आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा चाली नहीं होगा, उस पर भी कोई बात होगी, वो भी करते हैं, लेकिन पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे बात कर लें। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की स्टेटमेंट है, इसमें किसी एडजस्टमेंट पे, किसी कैलकुलेशन पे डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कहाँ से आई? डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कहाँ से आई भाई? यहां से देखते हैं। ये बताया गया है टोटल पेरोल था भाई 2,04,000। टोटल पेरोल मतलब पूरी कंपनी की सैलरी। इसमें से उसने कहा जी जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है ना, पेरोल ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर वो 20,000 है, और सेलिंग एंड एडमिन की सैलरी इसमें 40,000 है, ये भी निकाल दो। फिर दैट्स इट, बस यही है, और क्या है, तो निकाल दो, तो बाकी क्या बचा? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही समझा जाएगा ना भाई। देखो ना, ये क्या है, ये टोटल सैलरी है कंपनी की, ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी, तो ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। ये भी सैलरी है लेकिन किसकी? सेलिंग एडमिन की। ये भी इनडायरेक्ट है लेकिन ये सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स हो गए। तो टोटल सैलरी में से इनडायरेक्ट सैलरी प्रोडक्शन की निकाल दी, टोटल सैलरी में से इनडायरेक्ट सैलरी एडमिन सेलिंग की निकाल दी। इसके अलावा हमें कुछ बताया ही नहीं गया, तो बच क्या जाता है? डायरेक्ट ही बचता है। टोटल में से फैक्ट्री का इनडायरेक्ट निकल गया, टोटल में से हेड ऑफिस का इनडायरेक्ट निकल गया, तो बाकी जो बचा वो डायरेक्ट ही बचा, क्योंकि सैलरी में या डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। तो उसने कहा जी टोटल इतनी है, ये इनडायरेक्ट है, तो बाकी फिर डायरेक्ट ही होंगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, दिस इज द ओनली कैलकुलेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड हियर। जी बेटा, किसी और कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की स्टेटमेंट एक तो फिर आपके सामने है। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए मज़ीद? ये देखिए ना, ये जो इनडायरेक्ट वेजेस थी ना, उसने यहाँ डाल दी हैं, मतलब जो सुपरवाइज़र की सैलरी थी वो ओवरहेड्स में शामिल कर ली उसने, और जो एडमिन सेलिंग थे उसका हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से लेने देना नहीं, उसको हमने छोड़ दिया। जिस तरह हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हुए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हुए डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है, फिर फिनिश गुड परचेजेस भी हो सकती हैं, और देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये आपको देती हैं फिनिश गुड्स या यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल।
इसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहां से ये डाटा बेटा रुपीस में डील कर लो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ये सारा डाटा यूनिट्स में भी हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। यूनिट्स में बनाएंगे तो डाटा आंसर यूनिट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है 100, फिनिश गुड्स यूनिट्स खरीदे कितने 500, फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए कितने से 5000, अवेलेबल फॉर सेल कितने हो गए 5600, क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े हैं 300, बिके कितने 5300। तो ये इक्वेशन यूनिट से भी बन सकती है, ठीक है, और ये इक्वेशन वैल्यू में भी बन सकती है। ओपनिंग स्टॉक में यूनिट पड़े थे, उनकी कॉस्ट क्या थी से 1 लाख, यूनिट खरीदे उनकी कॉस्ट क्या थी से 5,20,000, यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट क्या थी से 51 लाख। तो जो टोटल अवेलेबल यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी हुई सम कर लो, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उनकी कॉस्ट क्या थी माइनस कर दो, ये जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीस में आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन यूनिट्स में भी बन सकती है, ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट रुपीस में भी बन सकती है। यूनिट्स में कितने यूनिट ओपनिंग स्टॉक में थे, कितने यूनिट्स हमने खरीदे, कितने यूनिट्स हमने बनाए, टोटल अवेलेबल यूनिट्स कितने हुए, स्टॉक में कितने क्लोजिंग पड़े हुए हैं, बिके कितने, ये इन्हीं की कॉस्ट लेते जाओ तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये यूनिट सोल्ड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है, ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है। हमें ये इक्वेशन भी याद रहनी चाहिए। बेसिकली तो स्टेटमेंट तो यही है, लेकिन उसमें यूनिट्स डाल दो, वैल्यू डाल दो, दोनों तरह से हल होता है। हमें आगे चल के डिफरेंट टॉपिक्स में कहीं पे हमें यूनिट्स में हिसाब करना पड़ेगा, कहीं पे हमें वैल्यूज में हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों डाटा से डील करना है। ये फाइनेंशियल डाटा है, ये नॉन फाइनेंशियल डाटा है, हमें दोनों से डील करना आना चाहिए। हाँ जी भाई। अच्छा, जो मैं पॉइंट ऐड करने जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की ही स्टेटमेंट का एक सेगमेंट समरी में अगर मैं बनाऊं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बना टोटल, इट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट में प्लस कर दें प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या बना जी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, फिर हम इसमें डालते हैं एडजस्टमेंट कौन सी भला, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो हमें यहां से क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, जो कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट में डाला, जिस तरह बाज़ का फिनिश गुड्स खरीदते हैं, इस तरह बाज़ का हम वर्क इन प्रोसेस भी खरीदते हैं। बिजनेस में बाज़ का सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी आप खरीद लेते हो और बना के फिर बेच देते हो, उसको फिनिश करके बेच देते हो। तो ये एक आइटम भी, इससे भी हमें डील करना पड़ सकता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में, कि जी कंपनी ने वर्क इन प्रोसेस खरीदा, कंपनी ने फिनिश गुड खरीदी, फिनिश गुड कंपनी ने खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिनिश गुड खरीदती है, तो वो कहाँ ट्रीट होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस फिनिश गुड परचेजेस यहां पे आ गया। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वर्क इन प्रोसेस खरीदा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस प्लस परचेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस यहां पे आ गया, एडजस्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट में उसने ये चीज डाली हुई है, ठीक है, लेकिन वहां पे वैल्यू नहीं थी क्वेश्चन में, इसलिए उसने 0 रखी हुई है। तो आई थॉट कि मैं आपकी तवज्जो इसकी तरफ जरूर दिला दूं। ये देखिए, ये उसने परचेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। ये फॉर्मेट के लिहाज से उसने ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी हुई है। एग्जाम में हमें जहाँ पे वैल्यू 0 है वो स्टेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, ये उसने सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसका प्रेजेंट किया, ताकि आपको फॉर्मेट की रिवीजन दोहराई होती रहे कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं।
जैसे यहाँ पे उसने परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी डाली हुई है, इफ एनी लिख दिया उसने, अगर हो तो ले लो, नहीं है तो उसने जीरो ले ली। जी जनाब, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानी हमने क्लोज की। कोई सवाल? ये मैं फिर बता दूं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जो कहानी है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पढ़ो ना तो और क्लियर हो जाती है बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हो रही थी यहां तक। प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहां बनती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आप क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा और पता क्लियर हो जाएगी। डिस्क्लोज अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज वुड अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां बनता है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानी आल्दो हम कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये कहानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करती है। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो इक्वेशन, ये जो रिलेशनशिप, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे भी आगे किसी ना किसी टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अभी हम चूंकि इनिशियल लेवल पे हैं, रिवीजन मॉडल पे है कि पहले जो पढ़ा है ना, पीछे जो पढ़ के उसको जरा रिवाइज कर लें। अभी तक हमने बहुत कम नई बातें सीखी हैं, जो पहले पढ़ के आए हैं उसी को जरा रिफ्रेश कर रहे हैं और एक नई एक स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं चीज़ों को, ताकि एक नए सब्जेक्ट के ट्रैक पे हम चढ़ सकें। पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें आपने बिखरे अंदाज में, कोई बात कहाँ की डिस्कस की, कोई कहाँ डिस्कस की, कोई कहाँ डिस्कस की। अब उनको थोड़ा हम समराइज़ कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं नए सब्जेक्ट के रेफरेंस से। और ये जैसे मैं कहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का नोट, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये आपकी ट्रेडिंग या कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग आ गई। ये पूरा आपका फॉर्मेट ऐसा है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगभग हम प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स में। तो ये जनाब हमारी कहानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पे हुई ख़त्म। मैंने जैसे आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पहले स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड वे में हमारे सिलेबस में किताब का हिस्सा नहीं था। इस नई स्कीम में दिस इज़ द प्रॉब्ली ओनली चेंज जो हमें नज़र आई है, मुझे कम अज़ कम, मैंने जो अभी तक रजिस्टर किया हमारे सिलेबस में, कि एग्जामिनर ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिस्कशन को डाल दिया यहाँ पे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रिवीजन के लिए डाला, सब कुछ पढ़ के आए थे आप, आपके लिए कोई नई चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं थी, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था माशाल्लाह, और हमने सिर्फ उसकी रिवीजन यहाँ पे कर ली क्योंकि एग्जामिनर को शायद फील हुआ एग्जामिनेशन टेस्टिंग में कि बच्चों को अगर हम CMA में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिलेटेड कुछ वर्किंग देते हैं तो बच्चा उसको रिलेट नहीं कर पाता अपने प्रायर नॉलेज से। तो उन्होंने कहा जी हम किताब में ही डाल देते हैं ताकि बच्चा इसको इस सब्जेक्ट के साथ दोबारा रिवाइज कर ले। अच्छा जी, ये हमारे जी 2 चैप्टर्स हैं, दोनों बेसिकली प्रोडक्शन ओवरहेड से डील करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है हम पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। प्रोडक्शन ओवरहेड से मुराद क्या है? प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट खर्चा। प्रोडक्शन का जो डायरेक्ट खर्चा है वो प्राइम कॉस्ट है, प्रोडक्शन का जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो प्रोडक्शन के ओवरहेड्स है। हमने ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये दोनों चैप्टर 3 और 4 प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड हैं। इनमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड जरा बता दूं इन दोनों चैप्टर्स का। हिस्टोरिकली ये जो चैप्टर होता था ना, ये प्री 2022 का जो दौर था, मतलब ये जो स्कीम गुजरी है उस स्कीम से पहले ये कभी कैफ में नहीं होता था। ये वाला चैप्टर 2017 तक हम फाइनल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे ना, वहाँ पढ़ा जाता था। ICAP ने 2017 में फाइनल से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म कर दी, साथ ही ये चैप्टर भी कहीं दफन हो गया था, कैफ में नहीं आया था। लेकिन 2021-22 की स्कीम बनाते हुए ICAP को ख्याल आया कि चैप्टर हमसे ओमिट हो गया है, हमने फाइनल से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म कर दी है, लेकिन हमने इसको कैफ लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया। एक अहम चीज़ है, होनी चाहिए। तो 2022 की स्कीम में इसको सिलेबस में डाल दिया गया। छोटा सा चैप्टर है, मतलब हार्डली 1.5-2 घंटे की डिस्कशन है, वो लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। मेजर टाइम हमारा इस चैप्टर पर लगता है। जब ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन सिर्फ मैं आपकी इसकी एज बता रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इनिशियली ये CFAP लेवल पे हम पढ़ा करते थे।
2022 से हमारी स्कीम में आ गया। जब 2022 से हमारी स्कीम में आया तो साथ ही में एज अ टीचर हमें लगा कि भाई अब स्कीम में आ गया तो किसी वक्त भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये वाला चैप्टर टेस्ट होता गया। चैप्टर 4 से हमें क्वेश्चन नहीं आया, 2022 में स्प्रिंग में नहीं आया, ऑटम में नहीं आया, स्प्रिंग 23 में भी नहीं आया, ऑटम 23 में तो पहला चैप्टर भी गायब हो गया। ये वाहिद एक अटैम्प्ट थी जिसमें ओवरहेड एरिया से कोई सवाल ही नहीं आया। दैट वाज एन एक्सेप्शनल, ऐसा होता नहीं है। आगे गए, दोनों से एक एक सवाल आ गया। आगे गए, फिर 3 से आया, 4 से नहीं आया। आगे गए, 3 से नहीं आया, 4 से आ गया। आगे गए, 3 से आ गया, 4 से नहीं आया। ये है वो ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब चलेगा। ये भी अब नॉर्मल है कि कोई भी सवाल ना आए ओवरहेड से। ये भी अब नॉर्मल है कि दोनों ही आ जाए, चैप्टर से एक सवाल एक चैप्टर से आ जाए, एक दूसरे से आ जाए। ये दोनों चीज़ें अब नॉर्मल हैं। शायद एग्जामिनर ने एक बार स्किप किया था, उसकी कंपनसेशन में उसने दोनों चैप्टर से एक एक सवाल दे दिया ताकि बच्चों को ज़रा हिलाया जाए। स्पेशली उसने अभी तक ABC टेस्ट नहीं किया था, वो देखना चाह रहा था बच्चे ABC पढ़ भी रहे हैं कि छोड़ ही चुके हैं मेरे पिछले ट्रेंड को देखते हुए। तो अब ये वो ट्रेंड है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, कभी एक कभी दूसरा हो सकता है। कभी 2 अटेम्प्ट चैप्टर 3 से लग जाए, कभी 2 अटेम्प्ट चैप्टर 4 से लग जाए, 3 3 से लग जाए, 3 4 से लग जाए, हमें नहीं पता। बट हमें दोनों चैप्टर्स पे तैयार रखना है। दोनों में से किसी भी चैप्टर से हमें एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 99% है। कोई सवाल ना आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है, और 2 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी में भी 10% होगी। लेकिन एक सवाल इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं 99% है। तो एक सवाल, ये जो 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे ओवरहेड्स के हैं, इनमें से एक सवाल हमें कंपलसरी आना है। और वो सवाल ये, अच्छा ये भी नोट कर लीजिए, सवाल हमें 18 नंबर का भी आया हुआ है, 16 नंबर का भी आया हुआ है चैप्टर 3 से, और सवाल हमें 6 नंबर का भी आया हुआ है चैप्टर 3 से। इतनी वैरायटी है। मतलब हमारी स्कीम में ना, पहले पेपर, अभी तो आप लोगों का सैंपल आया नहीं, आएगा तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारी कैफ की इस पुरानी स्कीम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था, इसके 2 सेक्शन होते थे। पहले सेक्शन में छोटे सवाल होते थे अप टू 10 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में बड़े सवाल होते थे अप टू 20 मार्क्स के, 10 से ज़्यादा 20 से कम वाले, 20 तक के। तो ओवरहेड का चैप्टर आप कह सकते हो कि ये सेक्शन बी में भी आया हुआ है, बड़े सवालों में भी आया हुआ है, और सेक्शन ए में भी आया हुआ है, छोटे सवालों में भी आया हुआ है। तो अगेन हमारे ज़्यादातर टॉपिक्स में सवाल किस साइज़ का होगा, किस डिफ़िकल्टी लेवल का होगा, कोई प्री डिफाइंड नहीं है। एग्जामिनर किसी एक बहुत बड़े टॉपिक से छोटा सवाल भी बना लेता है और किसी एक छोटे टॉपिक से बड़ा सवाल भी बना लेता है। तो हमने माइंड सेट्स को अवॉइड करना है। ये सोच जो ज़हन में आ जाती है ना, भाई इससे सवाल तो छोटा ही आता है इस चैप्टर से, तो इसको छोड़ भी दें तो गुजारा हो जाएगा। बाज़ का आसान तरीन चैप्टर जिसमें से पिछले 5 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से सवाल ही नहीं आया, आई कैप उसमें से 18 नंबर का सवाल दे देता है। बच्चों ने छोड़ दिया होता है, कभी ये तो आता ही नहीं, कभी आएगा तो 3-4 नंबर ही आएंगे, 5 नंबर ही आएंगे, 18 नंबर का सवाल आया था एग्जाम में। सो ये चीज़ बेटा जहन में रखिए कि अगर आप कॉन्फिडेंस से पेपर में जाना चाहते हो, नेवर बी सिलेक्टिव इन योर स्टडीज। चैप्टर टॉपिक सारे कवर करने होते हैं। हाँ, जो चैप्टर अहम हैं उन पे ज़्यादा मेहनत कर लें, ज़्यादा रिवीजन कर लें, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। जो चैप्टर आपको लगता है कम अहम है उन पे थोड़ी मेहनत कम कर लेंगे, प्रैक्टिस कम कर लेंगे। बट ज़ीरो तैयारी के साथ किसी चैप्टर को हम लेके एग्जामिनेशन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 थोड़ा स्किप किया, उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि हिस्टोरिकली जब मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था। मैं इंट्रोडक्शन के बाद मैं ओवरहेड से ही डिस्कशन स्टार्ट करता था। लेकिन फिर पिछली स्कीम 2021-22 में जब इंट्रोड्यूस हुई थी, उस वक्त कुछ डिस्कशन हुई कुछ टीचर्स के साथ, तो लगा कि शायद वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर है उसको पढ़ाना शायद दूसरे नंबर पे, पहले हमें उसको पढ़ा देना चाहिए, फिर ओवरहेड पे आना चाहिए। सो कुछ टीचर्स के साथ जो मैं ग्रुप में पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा 2021-22 में कि अगर वो चाह रहे हैं ऐसे चलें तो हम ऐसे चल लेते हैं। तो मैंने उस चैप्टर को पहले पढ़ाना शुरू किया। कंफर्टेबल मैं उस चैप्टर के साथ नहीं था इनिशियल पढ़ाने में, तो मैंने चैप्टर को, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पहले पढ़ाना शुरू किया। लेकिन रिसेंट ट्रेंड में हुआ क्या पिछले 2-3 सालों में कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में से हमारे पेपर के जो टफ 3 क्वेश्चन है वो आते हैं। अब जब चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आपके सामने खोला जाता था ना, होता क्या था, बच्चे कहते हैं ये तो सारा हम पढ़ के आए हैं,
ये तो हमने सारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। और जब क्लासरूम डिस्कशन होती थी आप लोगों को लगता था हाँ भाई ये तो सब वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमें सर ने पढ़ाया था अकाउंटिंग के। लेकिन जब सवाल खुलते थे पास पेपर के यहाँ पे तो सब के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि सवाल की टेस्टिंग यहाँ पे जो है कैफ में काफ़ी मुश्किल है। नॉलेज तो वही है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज यहाँ पर मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है। तो और दूसरी आपने पढ़ा भी होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एमसीक्यू बेस्ड पेपर में, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 15-18 नंबर का सवाल आ जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे जो चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे भी थोड़ा लगता था कि ज़रा शुरू में ही उस चैप्टर को पढ़ना ज़रा टफ हो जाता है, सवाल जब आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। और मैं पहले ही सोच रहा था ऐसे, और लास्ट सेशन में जब मैं कंक्लूड कर रहा था तो आपके एक सीनियर स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट कर दी कि सर ये वाला चैप्टर बाद में पढ़ा दीजिएगा, हमारी तरफ से मेरी तरफ से एक दरख्वास्त कबूल करें। मैं कहा बेटा तू ना भी कहता तो मैं इस वक्त सोच चुका था कि अब मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहले, अब हम उसको कोई चैप्टर नंबर 2 है इस किताब में, लेकिन हम उसको कुछ चौथे 5वें नंबर पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 नंबर 2 पे हम पढ़े हैं चैप्टर 3। चैप्टर 2 हमने होल्ड कर लिया, उसको हम पढ़ेंगे, मे बी तीसरा चैप्टर करेंगे, चौथा करेंगे, 5वां करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे। तब तक बाय दैट टाइम यू विल बी अ बिट मैच्योर, कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ चुके होगे थोड़ा बेहतर अंदाज में, मैच्योरिटी आ चुकी होगी, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के एरिया को आप आसानी से इंशाअल्लाह पिक कर लोगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं ओवरहेड्स की तरफ। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमें चैलेंज क्या है इस चैप्टर को, हमें ये डिज़ाइन क्यों किए गए हैं, हमें क्यों पढ़ना है और क्यों अहम है। कहानी शुरू होती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से। बेटा आपको कहा गया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो सीखना है वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेजर करना सीखना है। और कल हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को जब समराइज कर रहे थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद, तो हमने कहा था जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक प्राइम कॉस्ट और दूसरा प्रोडक्शन ओवरहेड। हम अपनी फैक्ट्री में ये डेस्क बनाते हैं तो इस डेस्क बनाने पे जो खर्चा आ रहा है उसके 2 बड़े हिस्से बनते हैं, एक प्राइम कॉस्ट और एक फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट से क्या मुराद है, डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, विच कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। एक डेस्क एक प्रोडक्ट पे कितनी लगी, तो इसका मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना चाहता हूं तो उसमें प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना शुड नॉट बी अ चैलेंज, क्योंकि वो विद एक्यूरेसी मेजर की जा सकती है। जैसे मैं कहूं कि भाई इस डेस्क पे लकड़ी कितने रुपए की लगी बताओ जरा, तो आपको बेशक ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना भी हो तो आप विद रीजनेबल एक्यूरेसी मेजर करके मुझे बता दोगे। हालांकि ना आप बनाने वाले हो ना आप बेचने वाले हो, लेकिन आप फीता पकड़ोगे, मारोगे, 2-4 गूगल मारोगे, आपको पता लग जाएगा लकड़ी का रेट क्या है, कितने फुट लगी है, कितनी कॉस्ट आई। आपसे मैं कहूं मुझे पाइप की कॉस्ट बताओ, आप नॉलेज टेक्निकल ना होने का बावजूद इसकी रीजनेबल एक्यूरेसी से इसकी कॉस्ट बता सकते हो। कि इस पे इन शॉर्ट प्राइम कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की मेजर करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उसको हम करते हैं साइड पे, वो चैलेंज नहीं है, उसको चलते फिरते हम बात कर लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मटेरियल को डील कर लेंगे, लेबर के चैप्टर में जाएंगे, लेबर पे बात कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट वैसे ही हमें क्वेश्चन गिवन होता है, हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। तो प्राइम कॉस्ट मेजर करना चैलेंज नहीं है, बाद में डील करेंगे। जो चैलेंज है वो ओवरहेड है, इसको हम अभी बात करते हैं। ओवरहेड चैलेंज क्यों है कि मैं आपसे पूछूं इस एक डेस्क को बनाने में मेरी फैक्ट्री का किराया कितना लगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है आसानी से इसको गेज करने का। मैं आपसे पूछूं भाई एक डेस्क बनाने पे मेरी फैक्ट्री की बिजली कितनी लगी, अब आप सोचोगे भाई बिजली से तो हमारी ये मशीनें कटिंग भी चलती है, असेंबली भी चलती है, फिनिशिंग की भी चलती है, कैंटीन के ओवन भी चलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मशीनें भी चलती हैं, फैक्ट्री की लाइटें भी चलती हैं, गोदाम में बिजली, हर जगह बिजली इस्तेमाल हो रही है। एक डेस्क पे बिजली कितनी लगी हम क्या बताएं। फिर आपसे मैं कहूं फैक्ट्री में प्लांट जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितनी लगी, तो भाई इन शॉर्ट जब बात आती है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करना इज अ चैलेंज। ठीक है जी। तो ओवरहेड के चैप्टर में हमने यही सीखना है। हमें 10, 12, 14 जितने दिन भी लगेंगे, हम डिस्कशन क्या कर रहे होंगे, अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे किस नतीजे पे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना।
एक प्रोडक्ट में लकड़ी कितनी लगी मैं आसानी से निकाल सकता हूं, एक प्रोडक्ट में पाइप कितना लगा पता लग जाएगा, एक प्रोडक्ट बनाने पे लेबर को, डायरेक्ट लेबर को मजदूरी कितनी दी आसानी से पता लग जाएगा, एक प्रोडक्ट बनाने पे रॉयल्टी कितनी दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज यह है कि एक यूनिट बनाने पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, वो कैसे मेजर किया जाए। तो ये दोनों चैप्टर बेसिकली हमें दो तरीके बताते हैं, दो अप्रोचेस बताते हैं। भाई एक तरीका ऐसे है, ऐसे एस्टिमेट कर लो, दूसरा तरीका ऐसे है, ऐसे एस्टिमेट कर लो। दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, ये ट्रेडिशनल पुराना तरीका, जब कॉस्ट अकाउंटिंग नई नई ईजाद हुई होगी समझो, उस वक्त ये तरीका डेवलप किया गया था। और एबीसी को आप कह सकते हो, ऑल्दो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा उस ओवरहेड के चैप्टर में जो तरीका सीखेंगे उससे थोड़ा एडवांस तरीका है, थोड़ा बेहतर तरीका है, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है उसका। बट मकसद दोनों का एक है कि भाई हम प्रोडक्शन के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनसे पर यूनिट कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करें। अब यहां पे हम वर्ड एस्टिमेट यूज करते हैं, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एक्यूरेटली मेजर हो सकती है सिर्फ डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड अगर एक्यूरेटली मेजर हो सकते तो ओवरहेड होते ही नहीं, ओवरहेड है इसलिए कोई एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकते, तो उनको हम करते हैं एस्टिमेट। तो हमने इस पूरे चैप्टर में जो कहानी सीखनी है वो यही है कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं। और ये तो बात बेटा हम बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये अब कुछ नई बातें भी साथ साथ सीखते जाएं। ये दो टर्म सुनी हुई है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सुनी हुई है, यस और नो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टर्म सुनी हुई है, सुनी होगी। IS2 का नाम कभी सुना हुआ है ना, सुनी तो होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यस और नो? नहीं कहानी सुनाने को कहता है यार, यस ना बोल दो। सुनी हुई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सुनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग कभी सुनी है? वो भी सुनी है, वेरी गुड। किस सब्जेक्ट में सुनी थी? किस सब्जेक्ट में सुनी थी? इकोनॉमिक्स में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्टिंग जो बताई जाती है वो किसी और अंदाज से बताई जाती है। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या मुराद है, हम पहले इन दो टर्म्स को समझ लें, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। हमने कहा ना कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सीखना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। तो भाई कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने के दो सिस्टम्स हैं, एक कहलाता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इसकी डेफिनेशन हम छोड़ते हैं, मैं आपको टेबल से समझा देता हूं कहानी है क्या। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम फुल कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। आपसे पूछा, अगर कोई शरीफ आदमी पूछ ले आपसे, भाई इस डेस्क की कॉस्ट बताओ क्या है, तो पहली चीज डेस्क की कॉस्ट से मुराद प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। लेकिन यह चीज तो आपको पता है, डेस्क की कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे डेस्क की कॉस्ट बताओ, आप जवाब तब तक नहीं दोगे जब तक आपको सिस्टम का ना पता। भाई किस सिस्टम के तहत कॉस्ट बताऊं मैं? हम एज अकाउंटेंट दो सिस्टम में से किसी एक को फॉलो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सब्जेक्ट हम पढ़े हैं, हमारे पास किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो सिस्टम्स की ऑप्शन है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से मुराद है प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शामिल करो, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो सारी वेरिएबल होती हैं, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और ओवरहेड्स में कुछ ओवरहेड्स वेरिएबल होते हैं उनको शामिल कर लो, कुछ ओवरहेड फिक्स होते हैं उनको शामिल नहीं करना। वेरिएबल ओवरहेड की मैं मिसाल आपको देता आया हूं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स इन द मशीन, वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कंपोनेंट
वेरिएबल होता है। सो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। फिक्स क्या है? डेप्रिसिएशन। फिक्स क्या है? फैक्ट्री का रेंट। फिक्स क्या है? फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी। तो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स ओवरहेड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कॉस्ट पर यूनिट में प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट निकली 180। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि भाई फुल कॉस्ट ले लो, मतलब मार्जिनल सारी वेरिएबल कॉस्ट तो लो ही लो, फिक्स कॉस्ट का भी पर यूनिट एस्टिमेट करके वो उसको भी शामिल कर लो। तो एक ही प्रोडक्ट, ये डेस्क मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्टिंग करोगे 180 रुपए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इसी डेस्क की कॉस्टिंग करोगे 195 रुपए। सो दो सिस्टम्स हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दोनों मेथड में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ज्यादा प्रेफर्ड ये किया जाता है। तो जैसे एक बात सुन लेना, दोनों में से किसी को ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफर्ड, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा बेनिफिशियल हमारे सब्जेक्ट के लिए, कैप 5 के लिए ये है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत पड़ती है ना आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? वो बताएगा भैया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के हटे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, यूनिट्स तो पता है कितने हैं, बट उन यूनिट्स की कॉस्ट पर यूनिट तो पड़ेगी ना जरूरत। तो वहां पे आप फॉलो करते हो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में IS2 आपका डील करता है इन्वेंट्री के साथ, एम आई राइट? IS2 आपको कहता है कि कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है। जब भी साल के एंड पे अकाउंट्स बनाओगे आपको कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है, ताकि फिनिश गुड्स यूनिट्स इन हैंड इनटू कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आपके पास आ जाए। उसको फिर NRV से कंपेयर करके बैलेंस शीट में क्या ले जाना है, याद है ना? यही था ना तरीका। तो कॉस्ट पर यूनिट आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके ऊपर कंपल्शन है, लाजिम है, स्टैंडर्ड्स के तहत आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही फॉलो करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो इसको कर लूं फॉलो, चाहूं तो इसको कर लूं। मेरे लिए फायदामंद कौन सी है? ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग चूंकि इंटरनल होती है, इंटरनल है तो हम फ्लेक्सिबल हैं, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, लेकिन फायदामंद ये है, ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूंकि एक्सटर्नल यूजर के लिए रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, उसमें हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, IFRS को फॉलो करना है। और IFRS हमें कहती है भाई इसी से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, इस तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट पर यूनिट मेजर नहीं करनी, इस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। तो जनाब ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क मैंने आपको बता दिया। अब आप चाहो तो यहां से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट शैल ओनली कंप्राइज the variable cost of production, direct and indirect. Under absorption costing, product cost includes a share from fixed production overheads as well. Variable के अलावा फिक्स भी आ जाते हैं। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को तो हमने पहले क्या दिया, वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल ही नहीं होते, उनसे हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। हमारा फोकस तो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस टेबल के ऊपर, जिस पे दोबारा इस पे हमने कहा हमने कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी होती है। और कॉस्ट पर यूनिट मेजरमेंट में प्राइम कॉस्ट, आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करो, इसमें तो चैलेंज ही कोई नहीं है भाई, ये तो हल हो जाता है मामला। मसला आता है यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैसे मेजर करें, या टोटल ओवरहेड पर यूनिट कैसे मेजर करें। हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं ओवरहेड्स को, या वो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड है या टोटल ओवरहेड है, एक ही तरीका है। मैंने आपको यहां पे बता दिया मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फर्क। लेकिन अब हम इस चैप्टर में आगे जो बात करेंगे ना, वो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है तो कैलकुलेशन में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ले लेना, फिक्स को साइड पे कर देना। टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है तो टोटल ओवरहेड कैलकुलेशन में ले लेना। ठीक है, तो मार्जिनल फॉलो करो या एब्जॉर्प्शन फॉलो करो, आपने सीखना अब क्या है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना।
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट या टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? ठीक है जी, मेथड एक ही है। अब हम उस मेथड पे जाने लगे हैं कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर करें। ठीक है जी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो मेथड कहलाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अच्छा, वो अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, अब ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, फर्क ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि भाई प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए तमाम प्राइम कॉस्ट, तमाम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करो, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए प्राइम कॉस्ट भी लीजिए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी लीजिए और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल कीजिए, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस यूजिंग विच प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो वेरिएबल हैं एंड और फिक्स्ड हैं। सिर्फ वेरिएबल है या वेरिएबल प्लस फिक्स्ड है, ठीक है, या सिर्फ फिक्स्ड है, और का वर्ड बीच में आया। प्रोसेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड बाय एब्जॉर्बिंग एडिंग देम इनटू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे वर्ड रिकवर का यूज कर गया, आसान जबान में प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट अंदाजा लगाना जिस प्रोसेस की मदद से होता है उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस यूजिंग विच ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज एस्टिमेटेड। आसान जबान ये है, ये थोड़ी एकेडमिक किताबी जबान है। आसान जबान क्या है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस यूजिंग विच ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैन बी एस्टिमेटेड। वो ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, वो ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, या वो ओवरहेड टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, जो भी हमारी जरूरत है। मुझे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मुझे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मुझे टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। प्रोसेस एक ही है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का तरीका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का फर्क बेटा हाईलाइट करके नोट कर लीजिए, भूल ना जाइएगा। मुझे बहुत कम बच्चों के पास किताबें नजर आ रही बेटा। किताब मैंने कहा था कल, किताब के बगैर चलना जरा मुश्किल होगा क्लास में। हर बच्चे के पास बुक शॉप पे अवेलेबल? अच्छा, मैंने कल पूछा था, कहते आ गई है बुक शॉप पे? नहीं आई? चलें, मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि मंडे को बेल आपको अवेलेबल किताब क्लास से पहले हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे तो ये बताया गया था कल, ये क्लास में बच्चों ने कहा कि अवेलेबल होगी या ख़त्म हो गई। अच्छा चलें, मंडे को इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो बेटा उसको हासिल कर लीजिएगा। क्लास में सवाल हमने देखने होंगे रेगुलरली, उसमें फिर आपको दिक्कत होगी कि हर दफ़ा बोर्ड पे कंप्लीट सवाल बात का आता नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होते ऊपर नीचे करके आपको दिखाऊं, आपके लिए वर्केबल नहीं होते। किताब आपके पास हो तो आसानी रहती है। अच्छा जी, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, होगी जी क्लियर बात? अच्छा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बेटा हम अभी बड़ी डिटेल अगले कई दिन, हमारे में भी हफ्ता 10 दिन 12 दिन 14 दिन यही चलता रहना है एब्जॉर्प्शन ही। ये एक बड़ा अहम चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में मैं एक जुमला बोल दूं, जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3। हमारे एक उस्ताद साहब होते थे मरहूम, 1988-89 में मैंने उनसे पढ़ा। बरकत साहब होते थे सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में, 9th के उस्ताद है। मुझे याद नहीं उन्होंने किस मिसाल में मुझे ये चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा जी, मतलब उस पुराने ज़माने के, जैसे अपने वक्तों की बात करते, मेरे वक्त भी काफ़ी पुराने ही हो गए हैं, लेकिन वो कहते थे कि यार ये जी सब्जियां होंगी ना, आलू, ए सब्जियां दा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, इंडियन हिंदी लैंग्वेज में वो इसको कहते हैं। तो हमने कहा जी प्रधानमंत्री होता है, मतलब ये क्या बात है? कहता जी आलू, कोई भी, जिस तरह वज़ीर आज़म है ना, कोई भी अहम फंक्शन होना है, कोई तकरीब होनी है, उसने वहाँ पहुँच जाना है शमूलियत करने, तो आलू भी ऐसा ही है। घर में कोई भी खाना बनना हो, गोश्त है तो आलू डाल लो, शिमले की मिर्च आलू डाल लो, पालक है आलू डाल लो, हर सब्जी में आलू पहुँच जाता है। ये सब्जियों का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल वैसे ही ये जो चैप्टर है ना आपका, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रधानमंत्री है। ये चैप्टर में जो बातें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में से सवाल तो अलग आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो टर्म्स डिस्कस होंगी,
इस चैप्टर में जो फार्मूला डिस्कस होंगे, जो कैलकुलेशन डिस्कस होंगी, शायद आप कॉस्ट अकाउंटिंग का आखिरी लेक्चर भी ले रहे होगे ना यहाँ पे, शायद उसमें भी इसकी बातें आएंगी। इसमें जो टर्म, इस चैप्टर की पूरी बात नहीं होगी, लेकिन इस चैप्टर में कुछ टर्म्स, कुछ फार्मूलाज, कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस हुई हैं, होंगी इंशाअल्लाह, जो कि आखिर तक आपके साथ चलती रहेंगी। तो जो बच्चा इस चैप्टर को कमज़ोर छोड़ देगा, उसको अगले हर चैप्टर में दिक्कत आएगी। आगे हमने 12, 14, 15 चैप्टर जितने पढ़ने हैं, हर चैप्टर में दिक्कत आएगी। लेकिन जिस बच्चे ने इस चैप्टर पे अच्छी ग्रिप कर ली, इंशाअल्लाह वो आगे भी स्मूथली चलता रहेगा, उसकी दिक्कतें काफ़ी कम रहने वाली हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? हमने कहा जी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का तरीका, और उस तरीके में एक मेन एम यहां पे हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है तो एस्टिमेट करने का तरीका ना, मैं बार बार वर्ड एस्टिमेट यूज कर रहा हूं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का तरीका है। उसमें ख्याल रखना है कि एस्टिमेट शुड फेयरली रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये बेटा जुमला जो है अभी आप बस याद कर लो कि भाई हमने ओवरहेड ऐसे तकसीम करने हैं कि तकसीम फेयर नजर आए, कि हर प्रोडक्ट को ओवरहेड में से जो हिस्सा मिल रहा है फेयर हो। इन सिंपल वर्ड्स, इस डेस्क को देखो और इस माजूम सी कुर्सी को देखो, एक पर यूनिट ऑफ डेस्क है, एक पर यूनिट ऑफ कुर्सी है। क्या दोनों के ओवरहेड्स पर यूनिट, अगर मैं कहूं भाई इसका ओवरहेड 20 रुपए है, उसका ओवरहेड 25 रुपए है, आपको लगेगा ये फेयर है? आपको यार ये फेयर लग नहीं रहा। ये तो डेस्क इतना बड़ा 12 फुट का डेस्क है, इसको बनाने में तो 6 घंटे लगे होंगे, 2 लोगों ने मिलकर काम किया होगा। ये तो इतनी सी कुर्सी है, ये तो आधे घंटे में बन गई होगी। तो एक चीज 6 घंटे में बनी है, एक चीज आधे घंटे में बनी है, दोनों का ओवरहेड का हिस्सा बराबर हो, ये फेयर लगता नहीं है। तो हमने ख्याल रखना है, हम जो ओवरहेड का एस्टिमेशन का तरीका सीखने जा रहे हैं, इट शुड फेयरली रिफ्लेक्ट, कि भी तकसीम फेयर नजर है। हाँ भाई, अगर मैं कहूं भाई इसका 20 रुपए है, उसका 3 रुपए है, आप कहोगे हाँ ये हो सकता है, कुछ छोटी सी कुर्सी है, ये बड़ा है, इसका 20 उसका 3, ये समझ आती है इसके आसपास, ये कुछ फेयर लगता है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट फेयर लगता है। और बाय द वे हम कर तो अंदाजा ही रहे ना बेटा, तो अंदाजे में कुछ ना कुछ गलती होती है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम बेहतर से बेहतर अंदाजा लगाएं। अच्छा जी, अब हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का थोड़ा सा और बैकग्राउंड, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन का बैकग्राउंड को थोड़ा और डिस्कस करते हैं बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट जानने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्यों भाई? प्राइस। देयर आर मेनी रीजन, लेकिन उनमें से एक रीजन है प्रोडक्ट की प्राइस। भाई अगर हमने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है, तो जब तक हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता, प्राइस कैसे निकालेंगे? अगला सवाल, प्राइस प्रोडक्ट की, क्या आप हर दफा प्रोडक्ट जब बनाओगे तब उसकी प्राइस अनाउंस किया करो? भाई ये मैंने प्रोडक्ट बनाई, ये 10 रुपए की बनी, इसकी प्राइस 12 रुपए है। 2 महीने बाद प्रोडक्ट बनाई, अब ये प्रोडक्ट 11 की है, अब इसकी प्राइस 23 रुपए है। क्या दुकानदार आपको चीजें ऐसे बेचता है? वो तो एक दफा साल के शुरू में प्राइस बता देता है भाई, या 6 महीने के शुरू में जब उसने प्राइस बदली, एक साल बता देता है भाई अगले 6 महीने मेरी ये प्राइस चलने वाली है, या अगले 1 साल की मेरी प्राइस ये है। तो बिजनेसेस में प्राइसेस तो आपको एडवांस में देनी पड़ती हैं, यूजुअली सालाना एडवांस में देनी पड़ती है, क्योंकि हम तो भाई बिजनेस के लिए काम करना सीख रहे हैं ना, तो बिजनेस का नॉर्म हमें पता होना चाहिए। बिजनेस में प्राइस यूजुअली साल शुरू होने से पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर देती हैं और अगले साल के लिए वो फिक्स रखती हैं। अब लेट्स अज्यूम 2025 चल रहा है, 2026 की मैंने प्राइस अनाउंस करनी है। आइडली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर 25 में अपनी प्राइस लिस्ट जारी कर देंगी 2026 की, कि अगले 2026 में हमारी ये प्राइस लिस्ट चलेगी। अब जरा अभी हम बात क्या कर रहे थे कि भाई प्राइस निकालने के लिए मुझे कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन तो हमें तब मिलती है ना, एक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब दिसंबर 25 में मैं 26 की प्राइस निकाल रहा हूं, तो क्या 26 में जो प्रोडक्ट बनानी है वो सारी मैंने बना ली है?
जो सारी बेचनी है 26 में मैंने, वो क्या दिसंबर 25 से मैंने बना ली है? आंसर इज नो। तो अब यहां से जो बात आई, इसका मतलब मैंने प्रोडक्ट अभी बनाई नहीं है और मुझे उसकी प्राइस फिक्स करनी है। और जब प्रोडक्ट बनाई नहीं है, प्राइस फिक्स करनी है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कॉस्ट मेजरमेंट नहीं करते, बात का हमें कॉस्ट बनाने से पहले भी कॉस्ट एस्टिमेशन करनी पड़ती है। और स्पेशली जब हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ऐसा ही है। देखिए ये डेस्क है, मैं अगर ये डेस्क बना के बेचता हूं, ये डेस्क की मेरी कॉस्ट जनवरी में क्या होगी? मैं दिसंबर 25 में बैठा हूं, ये डेस्क की कॉस्ट मेरी जनवरी में क्या होगी? एज लॉन्ग एज प्राइम कॉस्ट इज कंसर्न्ड, वो एस्टिमेट करना विद एक्यूरेसी बड़ा आसान है। अगेन वही, कितनी लकड़ी लगनी मुझे पता है, कितना कपड़ा लगना मुझे पता है, कितना पाइप लगना मुझे पता है। मैं सप्लायर से रब्ता करूं, उससे कहूंगा मुझे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे अभी साइन करो, लकड़ी अगले साल कितने की दोगे, कपड़ा अगले साल कितने का दोगे, पाइप अगले साल कितना का दोगे। लेबर से आज कॉन्ट्रैक्ट करूं अगले साल का, अगले साल ये डेस्क कितने रुपए का बना के दोगे। लियो जी, दिसंबर में बैठ के 26 की प्राइम कॉस्ट का हिसाब पूरा हो गया। अब रहेगी बात ओवरहेड की। अब अगले साल 26 में मैंने जब ये डेस्क बनाना है तो ओवरहेड भी तो लगने ना, प्राइम कॉस्ट तो नहीं लगनी। ओवरहेड में क्या है? रेंट, बिजली, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लंबी लिस्ट है। अब ये सारे खर्चे अगले साल में मेरे होने हैं। कितने होने हैं? इनका एस्टिमेट दिसंबर में बैठकर लगाना थोड़ा सा, और फिर पर यूनिट पे जाना। एक्चुअल कितना होगा पता ही नहीं है भाई। एक्चुअल कॉस्ट, अब मैंने जो लकड़ी की कॉस्ट मेरी जनवरी 26 में एक्चुअल लगनी है, मैंने वो मेजर कर ली। ऐसा ही है, कितने फुट लकड़ी लगनी है, जनवरी में किस रेट पे आएगी, मैंने दिसंबर में कैलकुलेट कर ली, जनवरी में एक्चुअल लकड़ी की कॉस्ट कितनी आएगी। पाइप, जनवरी में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी, मैंने दिसंबर में बैठ के मेजर कर लिया, कितना पाइप लगना है, क्या रेट मिलेगा मुझे, हो गया। एक्यूरेसी से दिसंबर में बैठ के जनवरी का मेजर हो गया। इसी तरह रॉयल्टी भी पता लग गई, इसी तरह लेबर का रेट भी पता लग गया। सो प्राइम कॉस्ट मैंने जनवरी में मुझे कितनी पड़नी है, फरवरी में कितनी पड़नी है, दिसंबर में बैठ के मैंने विद एक्यूरेसी मेजर कर ली। लेकिन ओवरहेड मेरे अगले साल एक्चुअल कितने आने हैं, क्या ये मैं दिसंबर में बैठ के एक्चुअल मेजर कर सकता हूं? नो। पहली बात, एक्चुअल ओवरहेड अगले साल मेरे कितने आने हैं ये यहां पे मेजर नहीं किए जा सकते। तो हमें इसके लिए सहारा लेना पड़ता है एस्टिमेटेड डाटा का, क्योंकि मुझे तो दिसंबर में ही कॉस्ट निकालनी है, मुझे दिसंबर में ही प्राइस फिक्स करनी है। प्राइम कॉस्ट को मैंने दिसंबर में ही मैंने एक्चुअली मेजर कर ली विद एक्यूरेसी, लेकिन ओवरहेड में चैलेंज आ गया। तो ओवरहेड में हम फिर करते क्या हैं, हम एस्टिमेटेड डाटा से कुछ इस तरह चलते हैं। हम दिसंबर में बैठ के हिसाब लगाते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे अगले साल अंदाजन कितने आएंगे। हमने अंदाजा लगाया दिसंबर में बैठ के कि अगले साल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे अंदाजन 25 लाख होंगे, जिसमें से 2 मिलियन वेरिएबल हैं, और अगले साल हम 40,000 यूनिट्स बनाएंगे। फिर बात सुन लो बेटा, हम बैठे हैं दिसंबर में और हम अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च अगले साल हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट विद एक्यूरेसी हमने हिसाब लगा लिया, मसला रह गया ओवरहेड का। ओवरहेड हमारे पास एक्चुअल डाटा अवेलेबल हो नहीं सकता जब तक साल खत्म ना हो। प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या क्या खर्चे हमें नहीं पता अगले साल क्या क्या होने वाले हैं। हमारे पास वाहिद जो हल बचता है वो ये है कि हम एस्टिमेटेड डाटा यूज करें अगले साल का। एस्टिमेटेड डाटा में हम अगले साल के प्रोडक्शन ओवरहेड एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल हमारा बिजली, गैस, पानी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस अंदाजन कितना खर्चा आएगा। और इसमें से अगर हम डिटेल में जाना चाहते हो तो वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग कर लो। भाई 25 लाख में से 20 लाख वेरिएबल होगा, 5 लाख फिक्स होगा, और अंदाजा लगा लो अगले साल जो हमें ऑर्डर्स मिलते नजर आ रहे हैं उससे हम कितने यूनिट बनाएंगे, से 40,000। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की सिंपल एप्लीकेशन ये फार्मूला है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो, अब यहां पे देखना प्रोसेस और कॉस्टिंग का फर्क समझना बेटा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वर्ड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है,
टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करने हैं, यही है ना। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप बजटेड टोटल ओवरहेड लो, कितने हैं आपके 25 लाख, और इसको डिवाइड कर दो बजटेड प्रोडक्शन से, जो आपने दिसंबर में बैठ के एस्टिमेट किया 40,000। यहां से आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 62.5 आएगी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 62.5 आएगी। ये आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपने एस्टिमेटेड डाटा या बजटेड डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 62.50 रुपए मैयर कर ली। इसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कह सकते हैं, OAR जो यहां पे एब्रीवेट करके लिखा गया, ये बेसिकली ओवरहेड, किताब में शायद ये पूरी टर्म लिखी होगी, एब्जॉर्प्शन रेट है, जिसको हम एब्रीवेट OAR कर रहे हैं। तुम्हारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 62.5 है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करना है। तो आपने टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एस्टिमेट किए अगले साल कितने होंगे, एस्टिमेट किए अगले साल हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, टोटल खर्चा डिवाइड बाय यूनिट्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये एस्टिमेट आ गया। ये हमने साल के शुरू में एस्टिमेट कर लिया। अब हम अगले साल जितने यूनिट बनाया करेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस 62.5, प्राइम कॉस्ट प्लस 62.5, पूरा साल हम ये ऐड करते रहेंगे एस्टिमेटेड बेसिस पे। और अगर आप, तो जैसे देख लीजिए बेटा, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप क्या लोगे इस फार्मूला में, ये फर्क मैं आपका अलग-अलग जरा हाईलाइट कर दूं, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये डिफरेंस है जिनका। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, OAR निकालोगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, 20 लाख बटा 40,000, आपने रेट निकाला 50 रुपए पर यूनिट। तो अब अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत चल रहे हो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट होगी प्राइम कॉस्ट प्लस 62.5, और अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत चल रहे हो आपकी कॉस्ट पर यूनिट होगी प्राइम कॉस्ट प्लस 50, प्राइम कॉस्ट वटेवर दोनों में सेम होगी, 100 रुपया तो दोनों में 100 रुपया है, 200 है तो दोनों में 200 है। ये जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की एक नहायत ही सिंपल आसान डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, साल शुरू होने से पहले ही एस्टिमेटेड डाटा को इस्तेमाल करते हुए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करना। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा वर्ड अब और ऐड करता हूं, साल शुरू होने से पहले ही बजटेड डाटा को यूज करते हुए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो टोटल ओवरहेड को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो, बजटेड टोटल ओवरहेड को बजटेड टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके एस्टिमेट कर लो। और अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो बजटेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर लो, यहां से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लो, ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ले लो। और ये मैंने आपको थोड़ा सा इसकी मजीद एलेबोरेशन यहां पे प्रेजेंट कर दी। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा। और बाय द वे ये फॉर्म आप ऑलरेडी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस भी डिटेल में देख चुका हूँ, तो ये आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये पढ़ चुके हो। ये एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे, ये जो पढ़ाया गया आपने, ये वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देखा हुआ है। अभी भी आपको तो हम बात करें ये वही है, सिर्फ मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया कि ये एडवांस में किया जाता है, साल शुरू होने से पहले किया जाता है। और क्यों साल शुरू होने से पहले किया गया, थोड़ा सा लॉजिक बिजनेस से रिलेट करके मैं समझाता जा रहा हूँ। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज आपने समझनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस। अगर आप इसको कारोबार को समझते हुए इन टूल्स को सीखोगे तो ये टूल्स आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको प्योर एकेडमिक्स समझ के पढ़ने बैठोगे तो यू मे गेट स्टक। मैं कोशिश करता हूं इसलिए आपको हर टॉपिक में बैकग्राउंड से चीज़ों को लॉजिक से रैशनल से पीछे से एक्सप्लेन करके दूं। आपको भी कोशिश करनी है, इसी तरह इनको नोट कीजिए, इसी तरह इनको पढ़िए, इसी तरह इनको रिवाइज कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आपने कहानियां सुनी, कहानियां रिटेन नहीं की, रिटेन आपने 2 + 2 = 4 का फार्मूला ही कर लिया, तो कल को ये फार्मूला आपके ज़हन से थोड़ा दाएं बाएं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा दाएं बाएं होगा तो आप फंस जाओगे। चीज़ों को, बिजनेस को, एनवायरनमेंट को, असूल को, काम करने के तरीकों को समझ के कैलकुलेशंस के साथ डील करोगे तो मज़ा भी आएगा, रिटेन भी रहेंगी चीज़ें, परफॉर्मेंस भी बहुत एनहेंस होगी आपकी इंशाअल्लाह। तो मैंने जैसे कहा, आई ऑलवेज ट्राई कि आपको मैं कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड दे के चलूँ, बिल्कुल रटे के अंदाज में फार्मूला लिख के रटे लगवा के ठकाठक प्रैक्टिस ना करवाऊँ, पूरी एक लॉजिक बैकग्राउंड के साथ लेके चलें और इसी अंदाज में आपको रिवाइज करके चलना है। जी एनी क्वेश्चन? आपने जैसे कि बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, तो जब प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट का तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, तो फिर हम इसको कॉस्ट में ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं मार्जिनल कॉस्ट? बेटा, आपके साथी का सवाल कि हमने मार्जिनल कॉस्ट में जब हम ले रहे हैं इसमें तो हमने फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं की, तो ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्लीट तो ना हुई। कंप्लीट नहीं है तो शायद प्राइस हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली बात बेटा, कंपनी की पॉलिसी अगर मार्जिनल कॉस्ट पे प्राइस डिटर्म करना है तो उसको पता है मार्जिनल कॉस्ट कम है तो वो मार्कअप 30% रख लेगी। अगर कंपनी की पॉलिसी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर प्राइस डिटर्मिन करना, उसको पता है मार्कअप यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है तो मार्कअप का रेट 25% रख लेगी। तो कंपनी कॉस्ट की क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है, प्रॉफिट का रेट उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। इसका 30 ले लो, इसका 25 ले लो, आसपास पहुंच जाएंगे ना। अल्टीमेटली तो प्रॉफिट से लेने आपको, तो प्रॉफिट का रेट आप एडजस्ट कर लोगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसमें। दैट इज नॉट एन इशू। प्राइसिंग आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप कहते हैं प्राइस मैंने 200 रखनी है या 250 रखनी है, तो भाई इसमें 70 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें 55 रुपये का प्रॉफिट। प्राइस 250 रखनी है तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 70 रुपये रख लो, प्राइस 250 रखनी है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 55 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सेम हो जाती बात। हाँ, अब हम फिर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज क्यों करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए यूज करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा मेजर रोल जो रहता है, ठीक है हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखना है, बट हमारे लिए ज्यादा अहम है कॉस्ट को कंट्रोल करना और बिजनेस डिसीजन लेना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हमें ये सिस्टम ज्यादा हेल्पफुल है। हाउ? आगे चलेंगे, हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जब डिसीजन मेकिंग के, कंट्रोल के, तो यू विल रियलाइज कि भाई यही सिस्टम है जो वहां पे हमारे काम आ रहा है। ये सिस्टम कॉस्ट पर यूनिट की हद तक ही महदूद है, लेकिन ये सिस्टम हमें आगे बहुत से टूल्स में हेल्पफुल है, इसलिए हम ज़्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसी सिस्टम को लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह जनाब हम मिलेंगे मंडे को, तो डिस्कशन को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे भी हमने सिर्फ ABC बल्कि ABC भी नहीं कहूँगा, A सिर्फ सीखा उस काम में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस असल में क्या है वो उस पर इंशाअल्लाह बात हमारी मंडे से शुरू होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।